स्वागत है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को चुनाव आयोग को कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पार्टी का पंजीकरण बहाल करने का आदेश दिया है और ये फैसला मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा इस कट्टरपंथी पार्टी पर प्रतिबंध हटाने के लगभग 8 महीने बाद आया है और इससे जमाते इस्लामी के भविष्य के चुनावों में भाग लेने का रास्ता भी साफ हो गया है। क्या होगा इससे बांग्लादेश की राजनीतिक और रणनीतिक अस्थिरता पर असर, देखिए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश इन दिनों भारी उथल पुथल से दो चार है। पूरे शासन व्यवस्था पर पाकिस्तानी छाप की गहरी पकड़ दिखाई दे रही है। 1971 में जिस बुनियाद पर बांग्लादेश को खड़ा किया गया था, उसी आधार को ही गिरा देने का खेल बदस्तूर जारी है। इसमें मौजूदा सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शामिल दिखाई देते हैं। रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान समर्थित जमात इस्लामी का पंजीकरण बहाल करते हुए उसके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया। अदालत का ये फैसला अंतरिम सरकार द्वारा जमात पर से हटाए गए प्रतिबंध के करीब 8 महीने बाद आया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जमात के चुनाव लड़ने से रोक दिया था। जमात वही संगठन है जिसने 1971 में न सिर्फ पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था, बल्कि पाकिस्तान की बर्बर फौज के लिए काम भी किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही जमात इस्लामी के नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम को रिहा कर दिया था। मुक्ति आंदोलन के दौरान उस पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप था। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। बदले माहौल में शासन व्यवस्था एक तरफ जमात पर मेहरबान है तो दूसरी ओर बांग्लादेश के जनक माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के परिवार से जुड़े इतिहास को मिटाने पर तुली हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप पिछले साल बांग्लादेश में उनके इस्तीफे से पहले हुई हिंसा को लेकर हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी में अभियोजकों ने हसीना पर यह आरोप लगाए हैं। शेख हसीना पर सामूहिक हत्या का भी मुकदमा चलेगा। उधर ईद से पहले सरकार ने करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी है। सेंट्रल बैंक द्वारा रविवार को जारी किए गए 1000, 50 और 20 के नोटों से बंगबंधु का फोटो नदारद है। शेख हसीना की सरकार जिस अंदाज में गिराई गई, उसमें पाकिस्तानी मानसिकता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। ये पूरे घटनाक्रम के दौरान खास तौर से बंगबंधु का परिवार आंदोलनकारियों के निशाने पर रहा। उनकी प्रतिमा तोड़ी गई। उनके नाम और पहचान से जुड़ी सारी संस्थाओं को मिटाने की कोशिश हुई। अब पाकिस्तान में बैठा आतंकी संगठन लश्कर तैयबा 1971 के मुक्ति वाहिनी से बदला लेने का ऐलान कर रहा है। वो साफ कह रहा है कि बांग्लादेश में हुई हिंसा के पीछे उसका हाथ था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित मुजम्मिल हाजमी गला फाड़ फाड़ कर कह रहा है कि हमने शेख हसीना को उखाड़ फेंका है। ये सारी घटनाएं बताने के लिए काफ़ी हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश से 1971 का बदला किस तरह से ले रही है। तो ये हालात क्या कह रहे हैं, आने वाला समय अब कैसा होने वाला है और साफ तौर पर जमाते इस्लामी की एंट्री के बाद अब क्या परिवर्तन नजर आएगा यहाँ के राजनीतिक समीकरण में, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय, साफ तौर पर अगर हम देखें तो अभी जो जमाते इस्लामी की जो बात है उसकी एंट्री के बाद अब कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। ऐसे में संकट के बादल क्या एक बार फिर से बांग्लादेश पर छाते हुए नजर आ रहे हैं या आने वाले समय में कुछ बड़े बदलाव भी नजर आएंगे? देखिए, अगर मोटे तौर पे अगर आज के इस हालात को समझते हैं तो देखिए, बांग्लादेश में दो ताकतें मजबूत रही है हमेशा। एक जो 1947 की जो पाकिस्तान के विचार में विश्वास करती है, जो ओल्ड मुस्लिम लीगर्स हैं, और दूसरी जो 1971 की जो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आज जो जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की नीतियाँ और उनकी पॉलिसीज़ और जिस तरीके से वो डिसीजंस ले रहे हैं, तो लग रहा है कि पाकिस्तान की विचार 1947 का विचार अब बांग्लादेश पे बहुत हावी होता चला जा रहा है। इस जो जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, तो लग रहा है कि पाकिस्तान में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ता जा रहा है। हो सकता है एक सिविल वॉर की तरफ बांग्लादेश बढ़ जाए। बांग्लादेश में आज मुख्य रूप से 4-5 कंटेंशंस दिख रहे हैं। एक तो 1971 की जो अपनी ऐतिहासिक जो एक आत्मा है, वहाँ के जो राष्ट्रवाद की जो एक प्रतिस्पर्धा है, उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उस पर एक कंटेंशन बना हुआ है। दूसरा, जो इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की बनी है, उसका जो खास मैंडेट था कि वो
फ्री फेयर एंड इंक्लूसिव चुनाव कराएंगे, लेकिन वो पिछले 1 साल से चुनाव नहीं करा रहे और उसको टालते जा रहे हैं कि दिसंबर में कराएंगे कि जून में कराएंगे। और ये कंटेंशन जो एंटी अवामी लीग और एंटी शेख हसीना फोर्सेज है उन्हीं के बीच में हो रहा है, यानी कि जो स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और या जमात इस्लाम और बीएनपी के बीच में ही बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंशन चुनाव को लेके है। तीसरा जो मुद्दा वहां पे आ रहा है कि 1 साल में इस सरकार ने क्या किया, इसकी क्या परफॉर्मेंस रही, क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया नहीं दिया, और एक तरीके से वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की पुलिस, वहां के स्टूडेंट्स, वहां के रिक्शा यूनियन सब सड़कों पे, वहां पे जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर्स के लोग हैं वो सब सड़कों पे आए हुए हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है और नए नए कानून हुक्म और क्रीड्स जारी कर रहे हैं जो कि इस सरकार के पास मैंडेट नहीं है, फिर भी ये नए नए कानून लेके आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का तो एक बड़ा मुद्दा आ गया था जिसमें उन्होंने स्वैप को और रैपिड एक्शन बटालियन को और बीजीपी को वहां पे डिप्लॉय करना पड़ा। जो तीसरा जो मुद्दा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि वहां पे सिंबल और टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया जा रहा है, हीरोज को चेंज किया जा रहा है। मुजीबुर रहमान जो फादर ऑफ द नेशन थे उनको हटा दिया गया। वहां पे जो करेंसी के नोट है जिसपे जो मुजीबुर रहमान की जो पिक्चर थी उसको हटा के एक तरीके से हिस्टोरिकल कह रहे हैं कि हिंदू और बुद्धिस्ट जो हिस्टोरिकल सिंबल्स हैं उनको लाया जाएगा, जो कि यह दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन ये दिखता है कि लगातार हिंदुओं पे और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे लगातार हमले हो रहे हैं, उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उनको फोर्सफुली देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो अवामी लीग और जो सेकुलर डेमोक्रेटिक मुस्लिम्स हैं उनको भी देश छोड़ने के लिए ऐसे में सवाल ये उठता है संजय जी कि क्या ये जो आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन को इन कट्टरपंथियों के और ज्यादा पुख्ता करती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के पास कोई पब्लिक मैंडेट नहीं है, और मैंडेट नहीं है तो वो बाहरी ताकतों का सहारा लेके सत्ता में आना चाहती है, बाहरी ताकतों और उसमें खासकर पाकिस्तान का सहारा लेके सत्ता में बनाए रहना चाहती है, चुनाव नहीं कराना चाहती, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो जो ये कई मुद्दे हैं ये सीरियस मुद्दे हैं और ये बेसिकली वहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल जो कॉन्ट्राडिक्शंस बांग्लादेश में पैदा कर रहे हैं। जहाँ तक जमात इस्लाम की बात है, देखिए जमात इस्लाम के बैन को लेके और अवामी लीग के बैन को लेके भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट बांग्लादेश में पैदा हुए। जमात इस्लाम वो पार्टी है जो कोलैबोरेटर्स थी जिन्होंने लगभग 30 लाख लोगों की जो हत्या हुई 1971 में, उसमें कोलैबोरेटर अल बदर, अल शाम, रजाकार, इस्लामिक छात्र शिविर ये सब इन्वॉल्व थे और जमात इस्लाम उनको लीड करती थी। उस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश के ने 2013 में बैन किया और इलेक्शन कमीशन ने 2018 में इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई किया। उस पार्टी को मोहम्मद यूनुस ने दोबारा से रजिस्टर्ड करके और चुनाव लड़ने की अनुमति दे रही। जो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी थी अवामी लीग, जिसने 1971 में जो बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसको बैन कर दिया। तो कहाँ पर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कहाँ फ्री और फेयर इंक्लूसिव इलेक्शंस होंगे? जो राष्ट्र की अस्मिता है, जिसके लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिसमें लोकतंत्र की बात कहें, सेकुलरिज्म की बात कहें, बंगाली राष्ट्रवाद की, उसका तिलांजलि देके और बिल्कुल यूनुस की जो साफ तौर पर आइडियोलॉजी है वो यही नजर आती है कि इस देश के मतलब उनको रहना सत्ता में ही है, पावर उनको अपने हाथ में चाहिए, चाहे देश कितना भी पीछे उसे धकेलना पड़े और लोगों के साथ कुछ भी करना पड़े। अमूमन ये तस्वीर लगातार हमने देखी है, अभी भी मौजूदा हालात वही है और आने वाले भविष्य में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका